नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका नॉन एकेडमिक्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री का ये हमारा होगा दूसरा चैप्टर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सफ़र शुरू हुआ था 10th क्लास का, वो हिस्ट्री से ही हुआ था, और वापस हम लोग कहाँ गए? हिस्ट्री में। और ये हमारा होगा दूसरा चैप्टर। इससे पहले मैंने क्या कंप्लीट करवाया? तो साइंस अभी मैंने लेटेस्ट दूसरा चैप्टर कंप्लीट करवाया है। ज्योग्राफी का एक चैप्टर हो चुका है, ठीक है, और सिविक्स का एक चैप्टर हो चुका है, और मैथ भी साथ में साथ चल ही रही है। तो ये सारे क्लासेस हो गए। अगर आपने इसमें से कोई भी छोड़ दिया है तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने चैप्टर में, जो कि है चैप्टर 2, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, आपको पता है कि इसमें हम कैसे पढ़ाते हैं, एक एक सब चैप्टर। सब चैप्टर का मतलब यहाँ पे ये हो गया, जैसे कि आप देखते होंगे कि हिस्ट्री में कभी भी एक चैप्टर नहीं होता। जैसे दूसरे चैप्टर है तो दूसरे चैप्टर को कई पार्ट्स में बांट के रखा रहता है ना। तो हम पार्ट्स को क्या बोलते हैं? हम बुलाते हैं सब चैप्टर्स को। हम उसको क्या बुलाते हैं? सब चैप्टर। तो हम एक एक सब चैप्टर करके धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्लियरली समझ में आए, बोलना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है, वो सारा चीज़ समझ में आए। तो आज हम करेंगे भारत में राष्ट्रवाद, और इसके लिए आपको क्या क्या लेना होगा, आप नोटबुक ले लीजिएगा। हम अंडरलाइन करते जाएंगे, आप लिखते जाइएगा, ठीक है। पानी की बोतल यानी कि वाटर बोतल वो भी ज़रूरी है, तो ये लेकर के बैठिएगा। आपको याद ही होगा इस साइन का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने देखा था यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में आपको याद होगा, ठीक है। अगर याद नहीं है तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा दोबारा से, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ही है। फिलहाल हम लोग देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद। तो दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय की परिघटना उपनिवेशवादी यानी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी है। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ही ये बताइए उपनिवेश और औपनिवेश में अंतर क्या होता है। उपनिवेश किसको कहते हैं और औपनिवेश किसको कहते हैं? औपनिवेश। तो उपनिवेश और औपनिवेश को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारा जो भारत है, वो भारत पहले क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन। तो एक तरह से देख सकते हैं ब्रिटेन क्या था, ये हम पर राज करता था। तो जो राज कर रहा वो है औपनिवेश। जो राज कर रहा है वो क्या है? औपनिवेश। जबकि हम गुलाम थे उस समय, तो हम गुलाम थे, हम इनके कब्जे में थे, इसलिए हम क्या कहलाएंगे? इनके उपनिवेश, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अब आगे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि औपनिवेशिक शासकों यानी कि ब्रिटेन या फिर और भी देश जो है अलग अलग देशों में शासन करते हैं, उसमें सभी जगह यही हुआ है कि औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान जब लड़ाई लड़ते हैं तो लोग आपसी एकता को देखने लगते हैं। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने सभी विभिन्न समूहों को एक दूसरे से मान दिया। ये देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन ये हो जाता है ना कि ये आपको एक तरह से बता रहा है कि किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ हो गए, एकता कैसे आई धीरे धीरे, क्योंकि पहले के लोगों में एकता नहीं थी। आपको पहले पता है कि यूरोप में आपने पढ़ा है कि सभी लोग अलग अलग तरह के लोग थे। सिर्फ उनका एक यूरोप में आपको पता है कि वो जब पढ़ते थे ना हम लोग बाल्टिक देश के बारे में, तो उसमें राजा के प्रति उनकी वफादारी एक लौता वहाँ पर था, जिसके कारण वो लोग बंधे गए थे। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। अंग्रेज शासन कर रहे थे, लोग एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं रहे थे। लेकिन जब सभी ने मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लिया, लड़ाई लड़ी, तो वहाँ पे सभी अंग्रेजों ने सभी को क्या किया? एक समान भाव से पीड़ित किया और उनका दमन किया, जिसके कारण इन सभी में क्या हो गया? एक भाव पैदा हुआ कि ये सभी मिलकर के हमें क्या कर रहे हैं? हमें हमारी धरती से अलग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर वर्ग और समूह उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था, उनके अनुभव भी अलग अलग थे, स्वतंत्रता के मायने भी अलग अलग थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में, यहाँ तक लिखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है ये यहीं तक है, ठीक है, यहीं तक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि पूर्णतः एकता था, यहाँ पे भी टकराव होता था। तो फिलहाल ये है हमारा पृष्ठभूमि, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला सब चैप्टर। पहला सब चैप्टर क्या है? पहला विश्व युद्ध और
खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ये दोनों आंदोलन में से आपने असहयोग के बारे में जरूर सुना होगा, खिलाफत भी सुना ही होगा, है ना। पहला विश्व युद्ध आपको याद होगा कि इसके बीच में होता है, तो कमेंट में बताइएगा कि पहला विश्व युद्ध किन देशों के बीच में हुआ था, ठीक है, और कब से कब तक हुआ था ये भी। तो देखिए 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन एक नए इलाकों में फैल गया था। उनमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे, संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। तो ये सारी चीज हो रही थी। इससे पहले क्या लगे कि गांधी जी क्या हुआ है कि गांधी जी 1915 में क्या हुआ है, भारत आए। 16 में वो कांग्रेस के अधिवेशन में भी भाग लिए और 17 में उन्होंने अपना स्टार्ट किया सत्याग्रह। पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, है ना। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद में, ठीक है। फिर 1918 में ही खेड़ा में, ये गांधी जी के सफल आंदोलन हो चुके हैं, ठीक है। गांधी जी के यहाँ पे सफल आंदोलन हो चुके हैं, गांधी जी काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके हैं, ठीक है। अब लोगों में धीरे धीरे चेतना आ रही है, लोगों को लग रहा है कि अब देश को आज़ाद करने का समय आ गया। इन लोगों से अंग्रेजों से हमें क्या चाहिए, हमें रक्षा करने के लिए गांधी जी आए हैं, हम उनके साथ लड़ेंगे, ये भावना पैदा हो चुकी है। और इसी के बीच में हमारा प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, ठीक है। तो विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा, अब देखो विश्व युद्ध हो रहा है तो इसमें ब्रिटेन तो भाग ले ही रहा है, यूके भाग ले ही रहा है, जिसके कारण क्या हो गया कि भारत से भी रक्षा दर पर काफी खर्च हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जा लिया गया, ठीक है। और करों को जो है वृद्धि किया, बढ़ाया गया। जो कर लेता था पहले उसको भी क्या किया गया, बढ़ाया गया। ये इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से लिखिएगा, ठीक है। विश्व युद्ध के बाद से, यानी कि विश्व युद्ध के कारण, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं विश्व युद्ध के कारण, ठीक है। तो सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू किया गया, आयकर भी स्टार्ट हो गया, इनकम टैक्स भी स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है। तो यहाँ तक कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। अब इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि 1913 से लेकर 18 के बीच में कीमतें जो थी नॉर्मल चीज़ों की दोगुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की जो मुश्किलें थे बढ़ गई थी। गाँव में अब यहाँ पे देखिए कि नया चीज़ स्टार्ट हो गया कि गाँव में जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 18 में और 20-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसलें खराब हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भी अभाव पैदा हो गया था। इसको अगला पॉइंट में लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि खाद्य पदार्थों की कमी हो गई है। और उससे समय एक और चीज़ हुआ कि फ्लू फैल गया, जिसके कारण पता चला कि भूख से मरने वाले, दुर्भिक्ष मतलब भूख से मरने वाले और महामारी से मरने वालों की टोटल संख्या कितनी हो गई है? टोटल संख्या है 120 लाख से लेकर के 130 लाख लोग। बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये देखा गया है कब से कब तक? 18-19 और 20-21, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विश्व युद्ध के कारण क्या स्थिति पैदा हुई है। कर्ज बढ़ रहे हैं, ठीक है। कर्ज को पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ाया जा रहा है, कर बढ़ाया जा रहा है। और ऊपर से क्या हो गया, ऊपर से यहाँ पे अकाल भी आ गया है, ठीक है। अकाल आ गया, इसके कारण क्या हो गया, इसके कारण खाद्य पदार्थों की कमी हो गई है। अब खाद्य पदार्थ कमी हो गई, इसके अलावा एक नया चीज़ आ गया, फ्लू फैल गया, महामारी फैल गया, ठीक है। तो इन सब ने मिलकर के क्या किया है कि वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को मारा है, ठीक है। अब लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध जब खत्म हो जाएगा तब मुसीबतें उनकी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। उसी समय सत्याग्रह का एक नया विचार पैदा होता है। देखो यहाँ पे महात्मा गांधी का एंट्री होता है जनवरी 1915 में, भारत लौटे। इससे पहले वे कहाँ थे? तो दक्षिण अफ्रीका में थे। ये सब इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ थे। जनवरी 1915 में लौटे, इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, ठीक है। और वहाँ पे नस्ल वेदी सरकार से लोहा लिया, ठीक है। इस पद्धति को ये सत्याग्रह कहते हैं। अब वहाँ पे जो भी उन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने क्या बोलते हैं, लड़ाई लड़ी, उसको उन्होंने क्या कहा? सत्याग्रह का। अब सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दिया हुआ है कि
सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया गया। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो पीड़ित से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। बस यहाँ तक ये होता है सत्याग्रह का मतलब। ठीक है, प्रतिशोध की भावना यानी बदले की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना भी सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे, देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया अहिंसा। गांधी जी आपको पता होगा कि अहिंसा में विश्वास रखते हैं, तो अहिंसा के सहारे संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना पड़ता है और पीड़ित शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने में विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ऐसा गांधी जी का कहना था। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। ठीक है, तो गांधी जी को ये पता था कि अगर अहिंसा से लड़ेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को हम क्या कर सकते हैं, एकता के सूत्र में बांध सकते हैं, जो कि सही था। ठीक है, भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह किया, जैसे कि आपको पता ही है कि 1917 में उन्होंने कहाँ किया, बिहार के चंपारण में। और यहाँ पे दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने किसानों का संघर्ष के लिए प्रेरित किया। और 1917 में ही उन्होंने, अब यहाँ पे देखिए 1917 ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा 1917 है या 18 है। ठीक, तो 1917 में ही उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों को मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। तो खेड़ा में भी लड़ाई लड़ी। ये हुआ क्यों था, तो फसल खराब हो जाने के कारण। ठीक है, फसल खराब हो गया, प्लेग भी आ गया। प्लेग एक तरह का बीमारी है, तो प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसानों के लगान चुकाने में समर्थ नहीं थे, यानी टैक्स नहीं दे पा रहे थे। तो कहना था कि यहाँ के जो लोग थे उनका कहना था कि फसल खराब हो गया, सब चीज़ खराब हो गया, तो हम टैक्स नहीं दे पाएंगे। जबकि वहाँ के अंग्रेज कह रहे थे कि टैक्स तो तुमको देना पड़ेगा। ठीक है, जिसके कारण गांधी जी को बीच में आना पड़ा और बताना पड़ा कि यहाँ पे वैसा स्थिति नहीं है कि लोग टैक्स दे पाएगा। और इस तरह से उन्होंने खेड़ा जिले में किसानों की मदद की। इसके अलावा 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद भी जा पहुंचे। तो यहाँ पे 1918 में अहमदाबाद भी पहुंचे थे। तो गांधी जी का 3 आंदोलन ने आते के साथ चंपारण का, खेड़ा का और अहमदाबाद, ये तीनों को लाइन से लिख लीजिएगा। ठीक है, लाइन से कहने का मतलब कि दे दीजिएगा इस तरह से 1917 कौन सा, 1918 कौन सा, ठीक है, और खेड़ा जो हुआ वो भी कब, मतलब लाइन से इसको सरिया लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ पर लिख लीजिएगा महात्मा गांधी के आरंभिक, महात्मा गांधी जी के आरंभिक आंदोलन, ऐसा लिख लीजिएगा। और ये 3 पॉइंट चेक करके लिख लीजिएगा। अब आगे देखिए, अब अगला आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार यहाँ ध्यान दीजिए कि 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला लिया गया था। रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट के बारे में बताते हैं पहले कि इस कानून के जरिए, रॉलेट एक्ट क्या था, इसका ये क्या है, परिभाषा है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, रॉलेट एक्ट के बारे में कि इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक, ठीक है, बिना मुकदमा के, कोई मुकदमा नहीं हो, कोई अदालत नहीं जाएगा, चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो भी आंदोलन करना चाहता है उनको सीधा उठा करके जेल में डाल दिया जाता है और वो मुकदमा भी नहीं कर सकते हैं। जब मुकदमा नहीं कर सकते तो यहाँ पे एक वाक्य या नारा दिया गया था, ना अपील, ना दलील, ना वकील, ये नारा दिया गया था, या फिर यहाँ पे बोला गया था। ना तो यहाँ पे ये अपील कर सकते, ना ही आप दलील दे सकते, ना ही आप वकील रख सकते हैं। तो इस आंदोलन को इस नाम से भी जाना जाता है। इसको एक और नाम कहते हैं काला कानून, है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है काला कानून। काला कानून क्यों, क्योंकि इसमें जो कैदी है, जो पकड़ा जा रहा है, उसको कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है,
उसको सीधा जेल में डाल दिया जाता है, इसलिए इसको बोला गया काला कानून। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। नागरिक अवज्ञा मतलब डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस। इसका मतलब यह है कि वो कानून तोड़ना चाहते थे लेकिन अहिंसक ढंग से, ठीक है। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल के रूप में शुरू होना था। कब स्टार्ट होना था? 6 अप्रैल को, यहाँ डेट दिया हुआ, ठीक है, 6 अप्रैल को स्टार्ट होना था। अब देखिए आगे, यहाँ देखिएगा, विभिन्न शहरों में रेलवे जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकान बंद हो गई। इस व्यापक जनविभाग से चिंतित तथा रेलवे और टेलीग्राफ जैसे संचार सुविधाओं का भी भंग हो जाने के कारण अंग्रेज क्या हो गए थे? राष्ट्रवादियों का दमन करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। डर के कारण अंग्रेजों ने क्या कर दिया? उनका दमन करना स्टार्ट कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी, तो उनको कहाँ जाने शुरू कर दिया? दिल्ली में। किनको? गांधी जी को। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, ठीक है, 10 अप्रैल। अब देखिए, इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ को हिंदी में कहते हैं सैनिक कानून, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सैनिक कानून। सैनिक कानून में ये होता है कि जैसे कर्फ्यू के बारे में आपने सुना है ना, कर्फ्यू में आप क्या कर सकते? ग्रुप बना करके नहीं रह सकते। सेम उसी तरह से सैनिक कानून में आप ग्रुप बना करके नहीं रह सकते हैं। और इसका कमान जो संभाला था वो किसने संभाला था? जनरल डायर में, ठीक है। किसने संभाला था? जनरल डायर में। तो नाम जब पता चल गया जनरल डायर, तो आपको एक और चीज याद आ गया होगा, 13 अप्रैल का कांड, है ना। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको लिखना है। और इससे पहले ये वाला लाइन याद रखिएगा कि 10 अप्रैल को पहले एक बार गोली चला चुका था ये लोग, ठीक है, शांतिपूर्ण जुलूस पर ये लोग चला चुका था, जिसके कारण मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और यहाँ पे कमाल से मारा जनरल डायर ने। अब देखिए, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्यों हुआ? तो उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। तो बैसाखी का टाइम था, है ना। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन यहाँ शहर के बाहर होने के कारण यहाँ जुटे लोगों को ये पता नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर वहाँ क्या कहता है? हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचता और जाते ही मैदान से बाहर निकलने वाले रास्ते को बंद कर देता है और इसके बाद सिपाहियों की भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे देता है, जिसके कारण सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रही के जन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आपको अपने हिसाब से शॉर्ट करके लिखना है कि यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें ऐड कर लीजिएगा ये वाला लाइन कि शहर के बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि उस इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका था और जनरल डायर वहाँ पहुँच करके अंधाधुंध गोलियाँ चला देता है। ये वाला पॉइंट केवल ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे। पुलिस से मोर्चा का मतलब लड़ाई करने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों पर निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया, ठीक है। सरकार लोगों को अपमानित कर रहे थे, आतंकित करना चाहते थे। सत्याग्रह का जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घसीट कर चलने के लिए, सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा में कोड़े मारे गए और बहुत सारे बम बरसाए गए, ठीक है। तो बम कहाँ बरसाए गए ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि गुजरांवाला पंजाब ये जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या किया गया? बम बरसाए गए। इसको लिख लीजिएगा पॉइंट करके, ठीक है। तो इसको देखते हुए गांधी जी ने क्या किया? आंदोलन वापस ले लिया। आपको पता है रेलवे ट्रैक स्टार्ट कब हुआ था? 10 अप्रैल को, ठीक है, 10 अप्रैल को स्टार्ट हुआ। और गांधी जी ने ये जो 13 अप्रैल को हुआ कांड, उसके बाद ये क्या किया? इन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ देखिए,
भले ही रॉयलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था, टाउन तक। ठीक है, कस्बों का मतलब होता है टाउन, छोटे शहर। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाले आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। मतलब गांधी जी चाहते थे कि अभी जितने लोग आए हैं उसमें काम नहीं चलेगा, हमको चाहिए और भी ज्यादा लोग। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के नजदीक यहाँ देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, उनका के जगह पे यहाँ पे लिखिएगा महात्मा गांधी, ठीक है, या फिर गांधी जी का। यहां लिखिएगा गांधी जी का। गांधी जी का मानना था कि हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। कोई आंदोलन ऐसा नहीं चलाया जा सकता, मतलब ये है कि कोई भी बड़ा आंदोलन, जितना बड़ा अभी देखा है रॉयलेट एक्ट में, उससे भी ज्यादा बड़ा आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदाय को नजदीक ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा, गांधी जी से लेकर के वहाँ तक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि खिलाफत में गांधी जी ने क्यों भाग लिया। ठीक है, तो आपको पता है पहले विश्व युद्ध में क्या हो गया था, ऑटोमन तुर्की हार गया था। अब खिलाफत के बारे में थोड़ा सा और समझिए, पृष्ठभूमि बोले तो। ठीक है, तो यहाँ पे पृष्ठभूमि के नाम पे यही है कि पहला विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, दो गुटों के बीच लड़ाई चली और इसमें जो तुर्की वाला गुट था, जो समूह था, वो हार गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, तो युद्ध के बाद एक संधि हुई जिसको बोलते हैं सेवर्स की संधि। क्या बोलते हैं? सेवर्स की संधि। अभी ये संधि क्या था, यही संधि सारा जड़ था यहाँ पे खिलाफत आंदोलन का। तो इस संधि में बोला गया कि जितने भी मतलब ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाएं वो तुर्की में प्रवेश कर गई और खलीफा का जो पद है उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसको नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब खलीफा जो पद है ना, वहां पे बोला जाता है ये सबसे ज्यादा पवित्र पद है। ठीक है, तो उसको इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, जिसके कारण मुसलमानों के लिए खलीफा अब देखिए इस्लामी मान्यता के अनुसार ये है कि खलीफा को जनता चुनती है। ठीक है, खलीफा कौन चुनती है? जनता चुनती है, और जनता का प्रतिनिधि और सेवक दोनों होता है। तो तुर्की खलीफा को ब्रिटिश द्वारा बर्खास्त किए जाने पर मुस्लिम लोग क्या हो गए, भड़क उठे, और इन सब कारणों से यहाँ पे क्या होगा, अब भारत में भी खलीफा के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, और उसी लड़ाई को कहा गया यहाँ पे खिलाफत आंदोलन। ठीक है, यही चीज यहाँ पे भी लिखा है कि इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता ऑटोमन साम्राज्य पर बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 1919 है, बम्बई है, खिलाफत समिति है, और मोहम्मद अली, शौकत अली, बंदर शासक कई लोग यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे संयुक्त कार्रवाई की संभावना तलाश करने लगे। तो पहला तो ये याद रखिएगा कि 1919 डेट दीजिएगा अगला पॉइंट में। 1919 कहाँ पर, तो बम्बई। ठीक है, और खिलाफत समिति इसका गठन होता है। ठीक है, खिलाफत समिति का गठन, ये लिख लीजिएगा। और ये करने वाले कौन थे, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, या फिर उसको अली बंधु भी कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं के आग्रह पर गांधी जी भी यहाँ पे आ गए थे। तो सितंबर 1920 में कोलकाता के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी के लिए खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। तो ये अगला पॉइंट है आपका। तो गांधी जी ने ये भी मना लिया कि एक तरफ से खिलाफत चलेगा और दूसरी तरफ से असहयोग आंदोलन चलेगा। ये ठीक है। अब आपने पुस्तक यानी कि गांधी जी की पुस्तक, तो गांधी जी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज, ये उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते लिखा था। हिंद स्वराज, गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह
शासन इसे सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी, ऐसा कहना था गांधी जी का। ठीक है, किसमें? हिंद स्वराज पुस्तक में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हिंद स्वराज। यहाँ से हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था, यहाँ से लेकर के ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखिए, असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था। गांधी जी ने कहा कि इसको चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तो लोगों को सरकार द्वारा दी गई जो पदवियां हैं, जो पोस्ट्स है, वो लौटा देनी चाहिए। जैसे कि नाइटहुड दिया जाता था, ठीक है, केसरी हिंद वगैरह वगैरह पदवियां दी जाती थी, तो वो सब लौटा देना चाहिए। सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालतों और सभी जगहों पे क्या होना चाहिए? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। तो बहिष्कार एक वर्ड आया था नया। ठीक है, बहिष्कार का मतलब क्या हो गया कि जो भी अन्य मतलब भारतीय चीज को छोड़ कर जो भी चीजें, उन सभी का क्या करना है? बहिष्कार करना। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है, यानी कि मारती पीटती है, तो व्यापक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर यदि अंग्रेज हमें क्या करते हैं? मारते पीटते हैं, तो हम क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं कर रहे थे। ठीक है, कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे, मतलब उनको डाउट था। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं, उनको डर था। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातानी चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधी के बीच में सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लग गई। यानी कि आखिरकार दिसंबर में क्या होता है? यहाँ पे स्वीकार कर लिया जाता है कि हाँ, हम लोग असहयोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे। कहाँ पर? कौन से अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन में। कब का है? 1920 का है। आपको पता ही होगा कि कांग्रेस जो भी अधिवेशन करते थे वो दिसंबर के महीने के अंतिम तिथि को ही करते थे। ठीक है, याद रखिएगा, कांग्रेस जो भी अधिवेशन करते थे वो दिसंबर 31 को करती थी ज़्यादातर। और इसके बीच में अगर कोई हो गया साल भर के बीच में, तो उसको विशेष अधिवेशन का नाम दिया जाता था। नागपुर अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे, इनका नाम था विजय राघवाचार्य। लिखा नहीं है बुक में, लेकिन हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछ दे। ठीक है, ऐसे भी इन लोगों का कोई भरोसा नहीं था, कुछ भी पूछ देते हैं, तो अपनी तरफ से हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? असहयोग आंदोलन पर मोहर लगी है। खिलाफत में भी अब चल ही रहा है उधर। ठीक है, अब आगे देखते हैं आंदोलन के भीतर। अच्छा, ये जो हमारा है ना, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, अब हम लोग ये देखेंगे अगले क्लास में। इसको हम रखते हैं पहले चैप्टर तक के। ठीक है, तो आज जितना पढ़ें, जो भी पढ़ें, आपको वो एक बार दोबारा से पढ़ना होगा, क्योंकि हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपको डर रहता ही है कि भूल जाएंगे, तो कम से कम एक बार अभी हम पढ़ लें साथ में, अब एक बार आप खुद से पढ़िएगा और उसको रिवीजन कर लीजिएगा। और कम्युनिटी पोस्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो डालेंगे ही, तो उस कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर के आप वोट भी कर सकते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा से याद रहे। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।